हेलो पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू आवर वेरी ओन चैनल स्टडी विद ईज़। तो आज जो हिस्ट्री का हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी पीटी के लिए, उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। इसके पहले हमने जैनिज़्म में जो उसके 24वें तीर्थंकर थे, रियल इस्टेब्लिशर जिनको हम कहते हैं, महावीर स्वामी, उनके बारे में पूरा कवर किया था। तो जिन भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो कवर करिए, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वाले वीडियो में हम लोग सम्राट अशोक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कवर करेंगे। फिर वो चाहे कलिंग का युद्ध हो और या फिर उनके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सम्राट अशोक के बारे में पूछी जाती है वो होते हैं उनके इंस्क्रिप्शंस के रिलेटेड, मतलब कि जितने भी उनके अभिलेख थे। तो वो भी हम लोग इसी वीडियो में सारा चीज़ कवर कर लेंगे कि कैसे उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं वो सब मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, एक टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो सम्राट अशोक थे, क्या नाम था उनका? सम्राट अशोक। इनका जन्म इनका इनका जो टाइम पीरियड था, जो रूलिंग पीरियड था, वो था 269 BC से लेके 232 BC तक। ठीक है। अब देखो, जो अशोक थे, सम्राट अशोक जो थे, वो किसके पुत्र थे? वो बिंदुसार के पुत्र थे। वो किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। अब बिंदुसार की 101 पुत्र थे। बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? सुशीम। क्या नाम था उसका? सुशीम सबसे बड़ा पुत्र था। किनका? बिंदुसार का। और जो दूसरा सबसे बड़ा पुत्र था वो था अशोक। ठीक है, अशोक। और अशोक करता क्या था? वो उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। जब बिंदुसार राज करते थे तो जो अशोक थे वो उज्जैन के गवर्नर हुआ करते थे। जो बिंदुसार थे उनका ये कहना था कि क्योंकि सुशीम उनका बड़ा पुत्र था, एल्डर सन थे सुशीम उनके, इस वजह से वो ऐसा चाहते थे कि उनके बाद मौर्य वंश का जो रूल करे वो कौन हो? सुशीम हो। लेकिन ये सम्राट अशोक ने ऐसा होने नहीं दिया। और उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स, मतलब 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। किसकी हेल्प से? तो चाणक्य के शिष्य थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसकी मदद से जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई थी? तो चाणक्य के एक शिष्य थे राधा गुप्त, उन्हीं की हेल्प से सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। अब देखो, आप सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि 99 को तो चलो उन्होंने हत्या करा दी, एक खुद अशोक हो गए, तो एक वो कौन था जिसको उन्होंने छोड़ दिया था, जिनकी उन्होंने हत्या नहीं करवाई थी? तो जो एक भाई था उसका नाम था तिस्सा। क्या नाम था? तिस्सा, जो कि सिंघाल, मतलब उस टाइम पे श्रीलंका को सिंघाल या दोनों एक ही है, सिंघाल और श्रीलंका का शासक हुआ करता था। कौन? तिस्सा, जिसकी हत्या सम्राट अशोक ने नहीं करवाई थी। ठीक है। अब देखिए, सम्राट अशोक के जीवनी के बारे में, थोड़ा लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सम्राट अशोक ने अपना पहला विवाह महादेवी से किया था। किससे किया था? महादेवी के साथ, जो कि उज्जैन की राजकुमारी हुआ करती थी। किसकी? उज्जैन की राजकुमारी हुआ करती थी। अब महादेवी से ही सम्राट अशोक के 2 बच्चे हुए, महेंद्र जो कि उनका पुत्र था, और संघमित्रा जो कि पुत्री का नाम था, मतलब डॉटर का नाम था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक ने अपने दोनों बच्चों को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। हमने जब बौद्ध धर्म खत्म किया था, हमने जब महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जो सम्राट अशोक हैं वो किसको फॉलो किया करते थे? कौन से धर्म को फॉलो किया करते थे? तो वो फॉलो करते थे बुद्ध धर्म को। तो यही चीज़ हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी सेम ही चीज़ पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने दोनों बच्चों को कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक ने अपने दोनों बच्चों को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। देखिए, यहाँ पे मेंशन भी किया है मैंने, श्रीलंका गए थे बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए। श्रीलंका गए थे बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए। अब देखिए, जो दूसरा विवाह हुआ वो किससे हुआ? कौरवकी या फिर कौरवाकी। ये प्रिंसेस ऑफ कलिंग थी, ये कलिंग की राजकुमारी हुआ करती थी। अब देखिए, जब यहाँ कलिंग की बात आ गई है तो चलिए, कलिंग युद्ध जो कि एकमात्र युद्ध था
अशोक के शासनकाल की बात कर रही हूँ मैं, अशोक की पूरी लाइफ के बारे में नहीं। लेकिन जब से लेकर के अशोक ने रूल किया, उस रूलिंग पीरियड में अशोक ने केवल और केवल एक युद्ध लड़ा था, वो भी अपने 8वें वर्ष, अपने रूलिंग पीरियड के 8वें वर्ष सम्राट अशोक ने एक युद्ध लड़ा था जिसको हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 261 BC में हुआ था। और जिस टाइम पे कलिंग युद्ध हुआ, उस टाइम पे कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली। राजधानी क्या हुआ करती थी? तो राजधानी हुआ करती थी तोसली। अब देखो, युद्ध हुआ तो ऐसा तो नहीं है ना कि सम्राट अशोक ने बस ऐसे ही मन में आया और उन्होंने जाके कलिंग पे आक्रमण कर दिया, तो नहीं। उस टाइम पे क्या था, जो कलिंग के हाथी थे वो बहुत फेमस हुआ करते थे, और अशोक उन्हीं हाथी को जीतने ही कलिंग गया था। और वहाँ उसकी भिड़ंत किससे हुई? नंदराज, क्योंकि कलिंग का राजा ही उस टाइम पे कौन हुआ करता था? नंदराज हुआ करता था। ठीक है, अब देखो इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, क्योंकि भाई हम और आप तो उस टाइम पे नहीं थे, है ना, तो कहीं ना कहीं से तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इन सब ये जो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है, या फिर जो कलिंग गए थे हाथी जीतने के लिए, एलिफेंट्स के लिए सम्राट अशोक, इन सब का जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो हमें कहाँ से मिलती है? तो वो हमें मिलती है हाथी गुफा अभिलेख, मतलब हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से हमें ये जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध हुआ था, और कलिंग युद्ध में का रीज़न, कारण था क्या एग्जैक्टली। अब ये देखो, हाथी गुफा अभिलेख लिखा किसके द्वारा गया था? तो चेदी वंश के राजा खारवेल द्वारा। किसके? चेदी वंश, जो चेदी डायनेस्टी थी उसके रूलर हुआ करते थे खारवेल, उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब देखो, जो अशोक को बौद्ध शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? अभी मैंने बताया ना, थर्ड टाइम बता रही हूँ कि जो अशोक थे वो किसके फॉलोअर थे? वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। अब बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे तो बौद्ध शिक्षा भी तो उनको किसी ना किसी के द्वारा दी गई होगी। तो अशोक को बौद्ध शिक्षा उपगुप्त द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त हुई थी। अब धर्म परिवर्तन किसके द्वारा हुआ था? मोगली पोतोतिस। किसके द्वारा हुआ था? मोगली पोतोतिस के द्वारा हुआ था, जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष भी था। ये भी चीज़ हम लोगों ने अपने बुद्धिज़्म वाले वीडियो में ही सारी की सारी क्लियर कर ली थी, जहाँ मैंने आपको चारों जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, एक सेपरेट वीडियो है 9 to 10 मिनट्स का। वो वीडियो जिसने नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन हुआ किसके द्वारा? तो मोगली पुत्तोतिस के द्वारा। और बौद्ध शिक्षा मिली किससे? तो उपगुप्त के द्वारा। अब देखिए, जिन भी बच्चों ने देखा होगा महात्मा बुद्ध वाला वीडियो, उसमें उन लोगों को पता होगा कि धर्म परिवर्तन को महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। किसमें? बौद्ध धर्म में। ठीक है, आइए अब देखो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं अशोक से रिलेटेड। तो श्रीनगर शहर की स्थापना की थी किसने? सम्राट अशोक ने। ये क्वेश्चन पूछेंगे कि श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यू विल हैव टू चूज़ 1। तो आपको अशोक चूज़ करना पड़ेगा उसमें। अब अपने 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। अब इस पॉइंट से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके कि बोध गया की यात्रा उन्होंने अपने शासनकाल के किस वर्ष की? तो 10वें वर्ष की थी। और पूछेंगे 10वें वर्ष उन्होंने कहाँ की यात्रा की थी? तो बोध गया की यात्रा की थी। 20वें वर्ष वो कहाँ गए थे? अपने शासनकाल के 20वें वर्ष की यात्रा लुम्बिनी की यात्रा की थी उन्होंने। कहाँ की? लुम्बिनी, नेपाल में है ना ये, तो लुम्बिनी की यात्रा की थी। और उन्होंने लुम्बिनी जाकर के लुम्बिनी को कर मुक्त, मतलब कि टैक्स फ्री कर दिया था, है ना, टैक्स फ्री कर दिया था लुम्बिनी को। अब इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इस बात की जानकारी हमें मिलती है रोमन देई अभिलेख, मतलब रोमन देई इंस्क्रिप्शन से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा गए थे और उन्होंने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। ठीक है, अब देखो, क्योंकि जो सम्राट अशोक थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पोलाइट किस्म के इंसान थे। आप लोगों को मैं बताऊं, कलिंग वॉर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड, कि जब कलिंग युद्ध हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध इतना भीषण हो गया था, मतलब इतना क्रूअल बैटल मानी जाती है हिस्ट्री की, कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग मारे गए थे, है ना, लगभग 1 लाख लोग। समझ रहे हो आप? सिनेरियो इमेजिन करिए कि 1 लाख लोग बैटल फील्ड पे मार दिए गए हों और कई लोग तो बंदी बनाए गए थे। फिर जब
अशोक को काफ़ी टाइम बाद, कुछ टाइम के बाद जब रियलाइजेशन हुआ, उनको इतना ज़्यादा गिल्ट हुआ इस बात का कि उनके केवल एक बैटल की वजह से कितने ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ। इस वजह से ही उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके बौद्ध धर्म में विलीन हो गए थे अशोक, सम्राट अशोक। तो ये तो चलिए अलग ही स्टोरी है, ये मैंने आप लोगों को बता दी ताकि आप लोग को रिलेट कर सको इस बात से, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप केवल और केवल फैक्ट्स रटोगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हिस्ट्री आपको ऐसे पढ़नी चाहिए, एज अ स्टोरी फॉर्म में पढ़नी चाहिए, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी आता रहे आप लोगों को। ठीक है, अब देखो मौर्य शासनकाल में जब अशोक थे तो वहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस जो था वो पूरी की तरह प्रतिबंधित था। मतलब जो पशु बलि वाली जो प्रथा थी वो सम्राट अशोक के काल में पूरी तरीके से प्रतिबंधित थी। ठीक है, अब देखो अपने जीवन के अंतिम समय में इसने बराबर की गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी थी। अभी जब हम लोग आगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो दक्षिण में बराबर हिल्स हैं उस पर कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ सम्राट अशोक ने किया क्या कि जब इनके लास्ट डेज चल रहे थे तो उन्होंने जो बराबर हिल्स की मतलब जो बराबर हिल्स पे जो गुफाएं थी वो आजीवक संप्रदायों को दान में दे दी थी, है ना, आजीवक संप्रदाय को। इसी वजह से जो जो इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय में जो अशोक थे वो किसके अनुयायी बन गए थे, तो वो आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर बन गए थे। ठीक है, अब देखो तीन धर्म का मतलब को लिंक किया जाता है सम्राट अशोक के लाइफ से। ऐसा माना जाता है, उनके मतलब जितने भी हमको इन्फॉर्मेशंस मिली हैं ऐसा माना जाता है कि वो अपनी लाइफ में 3 धर्मों को फॉलो करते थे, लिंग पूजा, बुद्धिज़्म और आजीवक संप्रदाय। ठीक है, अब देखो जब अशोक के बाद दशरथ मतलब जो उनका ग्रैंडसन था वो राजगद्दी पे बैठा, और जो आखिरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आखिरी रूलर था कौन मौर्य डायनेस्टी का, तो कौन था, बृहदत्त। कौन था, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त, ये नाम याद रखिएगा। अब देखिए अशोक की लाइफ से तो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है अशोक के रिलेशन में वो आती है इंस्क्रिप्शंस। क्या है, इंस्क्रिप्शंस। ये देखिए अशोक के अभिलेख और अभिलेख को ही हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है स्टोन एडिक्ट्स, मतलब जो स्टोन्स होते हैं उन पे हम लोग जो भी कलाकारी करके जो लिखा गया था उस टाइम पे, जिस भी लिपि में जिस भी स्क्रिप्ट में वो चीज़ें लिखी गई थी उनको हम कहते हैं स्टोन एडिक्ट इंस्क्रिप्शंस। फिर आता है पिलर एडिक्ट्स, मतलब जो पिलर्स स्तंभ हुआ करते थे उनको हम कहते हैं, उस पर जो कलाकारी वगैरह करके जो उत्कीर्ण जो की गई थी चीज़ें, जिससे हिस्ट्रीज इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी स्तंभ पे, उनको हम कहते हैं पिलर एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शंस। फिर आता है केव इंस्क्रिप्शन, अभी मैंने बताया था ना बराबर हिल्स, तो केव इंस्क्रिप्शंस मतलब गुफाओं में जो उत्कीर्ण चीज़ें होती थी उनको हम कहते हैं केव इंस्क्रिप्शन। अब देखो जो स्टोन एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स हैं, मतलब जो शिलालेख अभिलेख और जो स्तंभ लेख अभिलेख हैं, इन दोनों को ही हम 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला होता है दीर्घ मतलब कि वृहत, और लघु मतलब दीर्घ शिलालेख, और लघु शिलालेख मतलब दीर्घ मतलब लॉन्ग और लघु मतलब शॉर्ट। तो लॉन्ग स्टोन एडिक्ट्स और शॉर्ट स्टोन एडिक्ट्स सेम आपका पिलर एडिक्ट्स में भी फॉलो करता है, दीर्घ शिला स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। आइए 1 बाय 1 हम लोग ये तीनों के तीनों को क्लियर कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे शिलालेख के बारे में, मतलब स्टोन एडिक्ट्स के बारे में। तो अभी मैंने बताया था ना कि स्टोन एडिक्ट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वृहत और एक होता है लघु। तो पहले हम लोग वृहत पढ़ लेते हैं। तो इनकी जो संख्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ये जो वृहत शिलालेख है वो है 14। ठीक है, 14 जो 14 शिलालेख हैं उसमें हर शिलालेख में अलग अलग बातें बोली गई हैं। तो देखो जो पहला शिलालेख है उसमें क्या बोला गया है, पहला शिलालेख में 3 बातें बताई गई हैं कि जो संपूर्ण प्रजा है वो सम्राट अशोक की संतान के रूप में है। संपूर्ण प्रजा मतलब उसके जो मतलब टेरिटरी में जितनी भी लोग आते हैं वो उसके संतान की तरह है। सम्राट अशोक उनको अपनी संतान के तौर पे मानता था। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस,
अभी मैंने बताया था ना, जो अशोक थे वो थोड़े पोलाइट नेचर के थे, इस वजह से वो पशु बलि मतलब एनिमल सेक्रीफाइस को बिल्कुल प्रतिबंधित मतलब प्रोहिबिट कर रखा था उन्होंने। और फेस्टिवल्स और उनके सेलिब्रेशंस को भी वो अच्छा नहीं मानते थे, इस वजह से फेस्टिवल्स और उसके सेलिब्रेशन को भी उन्होंने प्रोहिबिट कर रखा था। अब देखो दूसरा शिलालेख। दूसरे शिलालेख में क्या बोला गया है? नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यक्रम और मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल बोथ। मतलब नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण, जितने भी सोशल वेलफेयर्स होते हैं सिटीजन्स के लिए वो, और मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब मेडिकल चिकित्सा आप बोल सकते हो। मेडिकल फैसिलिटीज़ केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए, मतलब फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ। अब देखिए तीसरा, रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स एंड रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, इकोनॉमिकल सेविंग्स, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मतलब महामात्य। तो ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो और सेविंग्स वगैरह करो, और महामात्यों की जो नियुक्तियां होती थी वो उनका वर्णन भी कहाँ है? उनका वर्णन भी तीसरे शिलालेख में दिया गया है। अब देखिए चौथा शिलालेख, अशोक की धर्म नीतियाँ और हिंसा पर प्रतिबंध। मतलब अशोक की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ हुआ करती थी और जो वॉयलेंस पे जो प्रतिबंध लगाया था, है ना, वॉयलेंस पे जो प्रतिबंध लगाया था अशोक ने, उसका वर्णन है चौथे शिलालेख में। अब देखो हम पांचवा शिलालेख में क्या दिया गया है? धर्मा मंत्री मात्यों की नियुक्तियां इसके 14 शासनकाल में। मतलब अशोक के 14 शासनकाल में जितने भी धर्म मंत्रियों वगैरह की जो नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स हुई थी उनके बारे में वर्णन हमें अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है। अब छठवां शिलालेख, लोगों का कल्याण अशोक का मौलिक कर्तव्य है। मतलब जितने भी लोग, अभी बताया ना प्रजा वाली बात, तो वो तो पहले में थी। छठवें में क्या है? जो लोगों का कल्याण है वो अशोक का मौलिक कर्तव्य है, मतलब बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी है ना। अब सातवां शिलालेख में क्या है? अब देखो सातवें शिलालेख से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो शिलालेख है वो लॉन्गेस्ट है। क्या है? लॉन्गेस्ट शिलालेख है। अब आपसे अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पुट करता है कि सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत या सबसे लॉन्गेस्ट शिलालेख कौन सा है, तो वो 7th है, जिसमें मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण, जिसमें मस्तिष्क और आत्मा पे नियंत्रण, मतलब मस्तिष्क मतलब ब्रेन और आत्मा मतलब सोल पर कंट्रोल की बात कही गई है। अब देखिए 8वां शिलालेख, अशोक की धर्म यात्राओं का उल्लेख। अभी बताया ना कि गया गए थे और वो लुम्बिनी की यात्रा पे गए थे, तो इन्होंने जितनी भी धर्म यात्राएं की थी उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? उसका उल्लेख हमें मिलता है उस अशोक के 8वें शिलालेख में। अब 9वां शिलालेख, तो जन्म एवं विवाह के दौरान समारोह की निंदा। तो आजकल आपने देखा होगा ना कि मतलब जब भी न्यूबॉर्न बेबीज़ आते हैं या फिर शादी वादी होती है तो कितना ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, लेकिन अशोक इन सब सेलिब्रेशंस को अच्छा नहीं मानते थे, इस वजह से वो उसकी निंदा मतलब क्रिटिसाइज़ करते थे इन सब चीज़ों को। अब 10वें शिलालेख में क्या बोला गया है? तो धर्म नीतियाँ जिसमें मित्रों के साथ उदार व्यवहार करने की बात कही गई है। तो मतलब फ्रेंड्स जो होते हैं अशोक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इस वजह से अशोक ने भी बोला है कि दोस्तों के साथ हमको अच्छा व्यवहार मतलब पोलाइट बिहेवियर करना चाहिए। 11वें शिलालेख में बात की गई है अशोक की धर्म विजयों के बारे में। मतलब रिलीजियस विक्ट्रीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें कहाँ मिलता है? 11th स्टोन एडिक्ट में। ठीक है, अब देखिए 12th है आपका, 12th शिलालेख है धर्म के प्रति आदर। ठीक है, मतलब रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दी रिलीजन, ये हमें 14th स्टोन एडिक्ट में मिलता है। 13th है कलिंग युद्ध का वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई इसमें शिलालेख है, स्टोन एडिक्ट है, तो ये 13th ही है, क्योंकि अशोक की लाइफ में कलिंग युद्ध एक टर्निंग पॉइंट के रूप में माना जाता है ना, टर्निंग पॉइंट के रूप में माना जाता है। इसी वजह से 13 शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसी रीज़न की वजह से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14th शिलालेख है आपका धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा, मतलब मोटिवेशन कि आप धार्मिक जीवन जिए कैसे, है ना। हम लोग क्या, मैं अपने आप को भी अगर बोलूँ तो भगवान जी मानती तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अगर कोई कह दे कि हाँ शिद्दत से जाके पूजा करो तो वो नहीं हो पाता, है ना। तो लेकिन अशोक के 14 शिलालेख में इसी बात को बोला गया है कि धार्मिक जीवन को आप जीने की मोटिवेशन लाए कैसे, है ना।
आप अपनी लाइफ में अगर सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं तो भगवान जी के लिए 5-10-15 मिनट 1 घंटा क्यों नहीं निकाला जा सकता। तो इन्हीं सब चीज़ों की बात बोली गई है 14 शिलालेख में। अब आइए उनका नेक्स्ट वो देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने करा तो वो वृहद था, अब हम लोग करेंगे मतलब लॉन्ग था, और अब हम लोग जो करेंगे वो है शॉर्ट। तो इससे इम्पॉर्टेंट बस इतना ही है कि जितने भी इंस्क्रिप्शंस के नाम हैं और वो इंस्क्रिप्शंस कहाँ से लिए गए हैं उस स्टेट का नाम आप लोगों को याद रखना है, और बाकी कहीं से इसके क्वेश्चन नहीं बनते। तो देखिए मैं बस इंस्क्रिप्शंस के नाम बोलूँगी और वो कहाँ पे है मैं बस एक बार ये बोल दूँगी। तो पहला है आपका रूपनाथ शिलालेख जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर से लिया गया है। दूसरा है आपका गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया मध्य प्रदेश से लिया गया है। और हाँ, जिस भी स्टेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, फिलहाल तो ये पीटी के लिए है, तो उत्तर प्रदेश का शायद एक ही शिलालेख है, तो इस वजह से वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर अदर स्टेट्स के बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उनके स्टेट के इंस्क्रिप्शंस उस स्टेट के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब सेकेंड है आपका गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है। थर्ड है आपका सासाराम इंस्क्रिप्शन जो कि सासाराम बिहार में है, सबको पता है। वैराट है ना प्रभु जिसको जयपुर राजस्थान में है ये। मास्की अभिलेख आपका कर्नाटक रायचूर में मिलेगा। ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग कर्नाटक में है। सिद्धपुर अभिलेख भी आपका चित्तलदुर्ग कर्नाटक में है। गोभी मठ आपका मैसूर कर्नाटक में है। राजुल मध्यगिरी अभिलेख कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। और अहरोरा अभिलेख है ना ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर नामक ज़िले में है, ये उत्तर प्रदेश में है। यूपी वालों ये याद कर लीजिएगा। ओके, ये 10 थे। अब हमारा जो स्टोन एडिक्ट था मतलब कि स्तंभ क्या कहते हैं उसको, स्टोन एडिक्ट्स मतलब शिलालेख जो भी कहते हैं, स्टोन एडिक्ट्स वाला पोर्शन खत्म होता है। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है पिलर एडिक्ट्स मतलब कि स्तंभ लेख, वो हम लोग एक बार बृहद क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे लघु पे। तो चलिए बृहद स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो बृहद स्तंभ लेख है वो है मेरठ स्तंभ लेख, ठीक है, मेरठ स्तंभ लेख। अब यह स्तंभ लेख यूपी के मेरठ, अब मेरठ स्तंभ लेख है तो यूपी के मेरठ से ही मिलेगा। मेरठ कहाँ है, यूपी में हुआ था, लेकिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। ये जो तुगलक वंश के जितने भी लोग थे, स्पेशली ये फिरोज शाह तुगलक, ये लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर शिफ्ट किया करते थे सारी चीज़ें। अभी देखना आप आधे से ज़्यादा जो ये हैं स्तंभ लेख वो इधर ऐसे ही इन लोगों ने शिफ्ट कर दिए हैं हिस्ट्री बढ़ाने के लिए बेमतलब में। तो ये स्तंभ लेख यूपी के मेरठ से प्राप्त ज़रूर हुआ था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। अब प्रयाग स्तंभ लेख, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का है। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी प्रयागराज से प्राप्त, अकबर ने इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया था, है ना। जो मेरठ स्तंभ लेख था उसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली शिफ्ट किया था, और जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसको अकबर ने इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया था। अब टोपरा स्तंभ लेख, यह हरियाणा के यमुनानगर से प्राप्त, शिफ्टेड टू दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक। ये जो टोपरा स्तंभ लेख है ये हरियाणा के यमुनानगर से प्राप्त हुआ था और इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। अब तीसरा है, एक मिनट, हाँ, तो चौथा है अब आपका लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, ये बिहार के चंपारण से प्राप्त है। कहाँ से है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, ये बिहार के चंपारण से प्राप्त है। फिफ्थ है आपका रामपुरवा स्तंभ लेख, ये शेर की आकृति, ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है, बताते हैं आपको। शेर की आकृति इसमें बनी हुई है और ये सिचुएटेड कहाँ है, तो ये प्रेसिडेंट के ऑफिस में सिचुएटेड है। मतलब इस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू के ऑफिस में रामपुरवा स्तंभ लेख का चित्र जो है वो लगा होगा इस टाइम पे। सिक्स्थ है आपका लौरिया अरेराज स्तंभ लेख, ये चंपारण बिहार से प्राप्त है। कहाँ से, चंपारण बिहार से। अब देखो लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख पहला है आपका रोमन देई स्तंभ लेख। क्या है, रोमन देई स्तंभ लेख, इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक अभिलेख। अब देखो 20वें वर्ष अशोक द्वारा नेपाल की यात्रा की जानकारी, आपको अभी बताया था कि लुम्बिनी वो गए थे और लुम्बिनी को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था। तो इस लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन ऊपर भी मैंने बताया रोमन देई स्तंभ लेख से मिलता है। तो रोमन देई स्तंभ लेख में 20वें वर्ष अशोक द्वारा नेपाल की यात्रा की जानकारी हमें दी गई है। अब देखो सारनाथ स्तंभ लेख, ये हमें मिला है, सारनाथ यूपी वाराणसी से है। और नेशनल सिंबल जो राष्ट्रीय चिन्ह है, शेरों की आकृति,
वो यूपी वाराणसी से प्राप्त जो कि है सारनाथ स्तंभलेख, वहीं से मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। फिर है आपका सांची पिलर एडिक्ट, ये आपको मिला है रायसेन मध्य प्रदेश से। फिर है आपका नेगाली सागर पिलर एडिक्ट, ये नेपाल से मिला है। नेगाली नेपाल ने ऐसे करके आप एसोसिएट कर लीजिएगा। इलाहाबाद पिलर एडिक्ट, ये मिला है आप इलाहाबाद से ही मिला होगा। इसको हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अब देखिए थर्ड लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन था इंस्क्रिप्शन का, मतलब अभिलेखों का, वो है हमारा गुफा अभिलेख, मतलब केव इंस्क्रिप्शन। अब देखिए बिहार के दक्षिणी गया, मतलब बिहार में जो दक्षिणी गया पड़ता है उसमें बराबर हिल्स, मतलब बराबर की पहाड़ियों पर उत्कीर्ण है। ये बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, मतलब जो बराबर के हिल्स हैं, उन पे जो गुफाएं हैं, उन पे जो केव हैं, उन पे ये चिन्हित हैं। अब ये 3 हैं, आप इनके बस नाम ही याद कर लीजिएगा, वो भी सफिशिएंट है। हाँ जी, तो ये 3 हैं आपके। ये है नयग्रोध गुफा, जिसको हम सुरामा गुफा भी कहते हैं, सुदामा केव, विश्व झोपड़ी गुफा, विश्वकर्मा केव, और कर्ण चौपड़ गुफा, मतलब कर्ण चौपर केव। ठीक है, तो ये आपका फिनिश होता है। हमने जितना भी जो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, क्लासिफिकेशन से लेकर के हर एक चीज़ मैंने ट्राई किया है आप लोगों को बताने का। और जो सम्राट अशोक के बारे में और कलिंग युद्ध रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो आने वाली वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त वंश, उसमें हम लोग समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड दोनों के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियोस देखते रहिए, और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दी